हे गाइस, माय नेम इज़ डॉक्टर शुभम मुळे एंड वेलकम बैक टू बायोकट्टा। तो जैसा कि आपने सुना होगा, एनटीए ने एक नीट अभ्यास ऐप जो है वो अभी लॉन्च किया है, जिसके ऊपर वो जो है फुल सिलेबस टेस्ट नीट के लेवल के जो पेपर्स है वो वहाँ पे डेली बेसिस पे वो अपलोड करते जा रहे हैं। और वो नीट के हिसाब से जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नीट का लेवल भी जो होगा वो इन्हीं क्वेश्चन पेपर्स के रूप में होगा। यानी कि डिफ़िकल्टी लेवल जो होगी नीट के पेपर की, तो वो इसी लेवल की होगी। तो इसीलिए मैं आप सबके लिए इसमें से एक जो पेपर है वो लाइव आपके सामने जो है सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है, लाइव रिकॉर्डिंग में करने वाला हूँ। तो नीट टेस्ट 3 जो है वो हम सबसे पहले यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे डूज एंड डोंट्स उन्होंने दिए हैं। मैंने नीट ऐप जो है वो डाउनलोड कर लिया था पहले ही, और टेस्ट जो है मैंने आपके लिए डाउनलोड करके रखी है, क्योंकि हमारे वीडियो का ज़्यादा से कम समय जो है वो व्यतीत हो। सो कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए वाले हैं कि जहाँ 180 क्वेश्चंस होंगे, ऐसा ऐसा है। हम 180 तो नहीं सॉल्व करने वाले, हम सिर्फ बायोलॉजी सेक्शन जो है 90 क्वेश्चंस बायोलॉजी के सॉल्व करने वाले हैं, जो कि मैं पार्ट 1 या पार्ट 2 में आपको डालूंगा, क्योंकि 90 क्वेश्चन के सीधा डाल दिया तो वो बहुत बड़ा जो है वीडियो हो जाएगा। तो मैं इसे 2 भागों में डालने वाला हूँ, 1 to 45 पार्ट 1 और 45 to 90 पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं। आई एम रेडी टू बिगिन। क्या आप भी रेडी है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें एक फीचर दिया गया है, क्योंकि हमें डिस्टर्ब ना हो पेपर देते समय, सॉल्व करते समय, तो एरोप्लेन मोड पे रखना पड़ता है मोबाइल, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा फीचर लगा है इस ऐप का। तो चलिए इसे एरोप्लेन मोड पे जो है हम रख देते हैं और हम बैक टू एग्ज़ाम। सो आई एम रेडी टू बिगिन। सो ये लोड हो रहा है, अबाउट टू स्टार्ट। हमारे टेस्ट जो है वो शुरू होने वाली है। तो देखो, फिजिक्स सेक्शन आ गया, तो फिजिक्स हमें सॉल्व नहीं करना है। केमिस्ट्री वो भी हमारा सब्जेक्ट नहीं है, हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है, हमारे चैनल का फेवरेट सब्जेक्ट है, जो कि बायोलॉजी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन 1, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन होलो एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू a DNA sequence and DNA assumes saddle-like structure at a point. This sequence is so ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन उन्होंने पूछा है कि होलो एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज जो है वो किस डीएनए सीक्वेंस बॉक्स से जो है वो मोस्टली जो है अटैच होता है, और उसके वजह से जो है डीएनए जो है वो सैडल लाइक स्ट्रक्चर तैयार करता है, बन जाता है। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन बी गाइस, टीए बॉक्स जो है वो प्रेजेंट होता है, और जिसकी वजह से डीएनए जो है वो सैडल लाइक स्ट्रक्चर जो बनाता है। नेक्स्ट आंसर, ग्लाइकोजन इज मोस्ट स्ट्रक्चरली सिमिलर टू। सो ग्लाइकोजन जो है वो मोस्ट स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है स्टार्च के जैसा। ठीक है, अगर दोनों को हम ब्रेक डाउन करें तो ये दोनों भी इजीली ग्लूकोज के रूप में जो है मोस्टली क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, और दोनों का स्ट्रक्चर जो है वो एकदम सिमिलर होता है। स्टार जो है स्टोर होता है इन अ प्लांट्स, और ग्लाइकोजन स्टोर होता है किसमें, इन एनिमल्स। So the maintenance of favorable internal condition by self-regulated mechanisms even though there are changes in the environment is known as। देखो, मतलब बाहर कैसा भी इन्वायरमेंट हो, मेंटेनिंग इंटरनल इन्वायरमेंट कांस्टेंट, ये हमारे बॉडी का सबसे बेस्ट फीचर है, जो कि जी हाँ, जो कि है ऑप्शन ए, होमियोस्टैसिस। देखो, होमोस्टैसिस और होमियोस्टैसिस, ये इन दोनों का डिफरेंस पता ही चलना चाहिए, होना ही चाहिए, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है, और मेरे स्टूडेंट्स को इस बारे में मैं हमेशा बताते रहता हूँ। चलिए नेक्स्ट, बहुत ही अच्छा एमसीक्यू, विच सस्पेक्ट वुड यू चेंज द क्राइम। देखो, ऐसे जब क्वेश्चंस आते हैं नीट में तो डरने का नहीं, क्योंकि डायग्राम दी है, हमें लगता है सीआईडी टाइप क्वेश्चन है गाइस, और लेकिन बहुत ही इजी होते हैं। देखो यहाँ पे जो है पहले सेक्शन में विक्टिम की डायग्राम, विक्टिम में डीएनए कोड जो उन्होंने दिया है, ठीक है, फिंगरप्रिंटिंग का कोड है, डीएनए मटेरियल वहाँ पे विक्टिम का दिया वाला है। फिर क्राइम सीन में जो सैंपल उन्हें मिले डीएनए के, वो वहाँ पे उन्होंने सेकंड जो कॉलम है उसमें दिए हैं। फिर सस्पेक्ट जो है हमारे पास 2 है, सस्पेक्ट ए और सस्पेक्ट 2। तो उन्होंने हमसे पूछा है कि आप इस जो क्राइम हुआ है, इस विक्टिम का जो मर्डर हुआ है, उसके लिए आप किसे चार्ज करोगे। तो देखो, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो जेफरी ने निकाली थी, उसके हिसाब से क्या होता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में अब देखो यहाँ पे विक्टिम के जो डीएनए सैंपल्स है और क्राइम सीन पे मिलने वाले सैंपल्स है, वो किस सस्पेक्ट से सबसे ज़्यादा मैच होते हैं।
तो सस्पेक्ट 1 को देखा जाए तो विक्टिम के और क्राइम सीन के सैंपल बिल्कुल भी यहाँ पे मैच नहीं हो रहे हैं। देखो यहाँ पे जो आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस दिए हुए हैं उन्होंने, लेकिन सस्पेक्ट 2 के देखो यहाँ पे जो क्राइम सीन पे सैंपल मिले कुछ डीएनए के, वो यहाँ पे सस्पेक्ट 2 से मैच हो रहे हैं, ठीक है। और क्राइम सीन पे जो मिले देखो सेकंड रो यहाँ पे या फिर फोर्थ या फिफ्थ भी यहाँ पे दिया है, वो सस्पेक्ट 2 से मैच हो रहे हैं। तो इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा, ओनली सस्पेक्ट 2, जो कि आता है ऑप्शन डी। बहुत ही इजी एमसीक्यू था गाइस। तो ऐसे क्वेश्चन करने के बाद बिल्कुल डर जाने का नहीं, बिल्कुल कंफ्यूज होने का नहीं, बहुत ही कामनेस से ऐसे क्वेश्चन को जो है हैंडल करने का। चलो नेक्स्ट, with respect to in situ conservation, the national genetic resources can be achieved by establishing national park, wildlife sanctuaries, biosphere reserve and all of the above. So guys, ये तीनों जो है वो इन सिटी कंजर्वेशन में आते हैं। इन सिटी कंजर्वेशन में हम क्या करते हैं कि जिस ओरिजिनल इन्वायरमेंट में ऑर्गेनिज्म है उसी ओरिजिनल इन्वायरमेंट में उसे क्या करते हैं, हम प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो सब इन सिटू कंजर्वेशन में ही आते हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन आता है ऑप्शन डी। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग बीटी कॉटन। देखो बीटी कॉटन एक सब्जेक्ट है, एक बीट है जिसमें मोस्टली हर साल जो है एक क्वेश्चन जो है नीट में आता है। तो इसमें भी एनटीए ने उसका पूरा ध्यान रखा है। सो पहला जो ऑप्शन है हमें क्या करना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखो इन यहाँ पे है, इनकरेक्ट मतलब गलत स्टेटमेंट जो है हमें क्या करना है यहाँ पे मार्क करना है। सो सबसे पहला ऑप्शन दिया है, ड्राइड स्पोर्स ऑफ बैसिलस thuringiensis आर स्प्रेड ऑन द वल्नरेबल लीव्स। Okay, then it releases toxins that causes swelling in the gut. Insect that ingest it leaves, okay, its leaves. Then it is a transgenic plant, जो कि बहुत ही करेक्ट है। ये बीटी कॉटन क्या है, ट्रांसजेनिक प्लांट है। Cry1AC and Cry2AB genes are introduced to make them resistant against bollworms. So guys, यहाँ पे जो बीटी कॉटन है वो क्या है, ट्रांसजेनिक प्लांट है। जो बीटी बैसिलस थ्यूरिंजियनिस, ये जो सॉइल में जो बैक्टीरिया मिलता है उससे हम जेनेटिकली उसमें से जो Cry1AC और Cry2AB जो जीन्स है वो हम इंजेस्ट करते हैं प्लांट में, ठीक है। तो ये स्पोर्स हम इंजेस्ट नहीं करते हैं मोस्टली, तो इसीलिए इसका जो ऑप्शन आता है ये सब गलत दिया है यहाँ पे, ए ऑप्शन में दिया है, ठीक है। और ये टॉक्सिन जो रिलीज करता है फिर ये प्लांट्स के ऊपर जो वर्म्स बैठी रहती है वो जब इंजेक्ट करती है तो क्या होता है, उनके गट में जाके ये जो है उनके गट के लाइनिंग की वजह से जो मीडियम होता है वहाँ पे उसकी वजह से क्या होता है, बर्स्ट होता है और ये टॉक्सिन रिलीज करता है। उसकी वजह से जो है इंसेक्ट मर जाते हैं। तो सेकंड ऑप्शन भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है। तो गलत ऑप्शन आता है ऑप्शन ए। देन 3PGA इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इन, बहुत ईजी। 3PGA किस में होता है गाइस, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, इट इज इन अ ए ऑप्शन, ठीक है। कार्बन रिडक्शन साइकिल, जिसे हम केल्विन साइकिल भी कहते हैं, ठीक है, केल्विन बेंसल साइकिल कहते हैं, और उसे ही दूसरा नाम है कार्बन रिडक्शन साइकिल, C3 साइकिल, ठीक है। पहला जो प्रोडक्ट होता है वो कैसा, 3 कार्बन का होता है, 3PGA। Then these are the endocrine glands involved in carbohydrate metabolism. Mark the correct set. ठीक है, हमें करेक्ट सेट मैच करना है कि जो हमें हेल्प करता है इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ओके, इंडोक्राइन ग्लैंड्स देखो बहुत ही सिंपल है। अगर आपको नहीं मालूम है कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में कौन कौन सी ग्लैंड हेल्प करती है, तो यहाँ पे आप एक दूसरा हिंट दिया है उन्होंने, सब क्या पूछे, इंडोक्राइन पूछे, ठीक है। सो आपको यहाँ पे देखना है तो ठीक है, तो सभी ऑप्शन जो है वो मोस्टली इंडोक्राइन दिए हैं, तो वो तो वहाँ पे कट हो जाता है। फिर आपको क्या देखना है, यहाँ पे जो है पैनक्रियाज, फिर न्यूरोहाइपोथेसिस एंड एड्रिनल फर्स्ट ऑप्शन, देन पैनक्रियाज, एडिनोहाइपोथेसिस एंड थायराइड दैट इज सेकंड ऑप्शन, पैनक्रियाज, पिट्यूटरी एंड लीवर थर्ड ऑप्शन, देन पैनक्रियाज, एडिनोहाइपोसिस एंड थाइमस। सो गाइस थाइमस का तो यहाँ पे कोई रिलेशन आता ही नहीं है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में, तो डी ऑप्शन कट हो गया। पिट्यूटरी का भी कुछ नहीं आता है, ठीक है, डायरेक्टली पूरा पिट्यूटरी का नहीं आता है, पिट्यूटरी के एक भाग का आता है, वो जो कि होता है क्या, एडिनोहाइपोथेसिस। क्यों, न्यूरोहाइपोथेसिस 2 ही हार्मोन सिक्रेट करता है जो कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में काम नहीं आ सकते, ठीक है, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। सो पैनक्रियाज, एडिनोहाइपोथेसिस एंड थायराइड, जी हाँ, ये 3 जो है इंडोक्राइन ग्लैंड हेल्प करती है इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। और वो कैसे वो हेल्प करती है, पैनक्रियाज जो होता है वो क्या होता है,
जेनेसिस जो है इंड्यूस करता है इंसुलिन सीक्रेट करते, एडिनो हाइपोथिसिस क्या सीक्रेट करता है, एसीटीएच एड्रिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, वो भी जो है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, और थायराइड जो है वो क्या करवाता है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ मोनोसैकेराइड्स फ्रॉम द इंटेस्टाइन करवाता है, ठीक है गाइस, उसमें हेल्प करता है, तो बी ऑप्शन इसका सही आता है। फिर बोन्स बिकम फ्रेजाइल इन, बहुत ही इजी एमसीक्यू, ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस में जो है बोन्स एकदम फ्रेजाइल हो जाते हैं, गाउट में तो नहीं होता है, यूरिक एसिड डिपोजिशन होता है, अर्थराइटिस भी नहीं होता है, नन ऑफ दिस भी नहीं आएगा, तो ए ऑप्शन इट्स करेक्ट। Then which one of the following pairs of features is an excellent example of polygenic inheritance? So polygenic inheritance क्या होता है guys? एक ही trait को जो है दो से ज़्यादा जीन जो है हैंडल करती है, और वो मोस्टली क्या आता है, वो मोस्टली आता है ह्यूमन हाइट एंड स्किन कलर, दैट इज डी ऑप्शन। गुड ग्रीन मैन्योर इन राइस फील्ड्स, ओके, सैल्विनिया, एजोला, एस्पेरेजिलस एंड म्यूकर, तो इसका ऑप्शन आता है गाइस, देखो एस्पेरेगिलस एंड म्यूकर ये जो फंगा है, गुड ग्रीन मैन्योर ये तो हो ही नहीं सकते, सैल्विनिया भी नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन हो सकता है। अगर आपको ऑप्शन मालूम भी नहीं है तो आप एलिमिनेशन मेथड का यूज कर सकते हैं, तो इसका आएगा मोस्टली सेकंड ऑप्शन, दैट इज एजोला। जी हाँ, ब्लू ग्रीन अलगी होता है एजोला, जो कि वो क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए हेल्प करता है, और उसी की वजह से क्या होता है कि राइस फील्ड्स की जो है फर्टिलिटी जो है इंक्रीज हो जाती है। फिर इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड एज इज एमसीक्यू फाइलोजेनेटिक सिस्टम। जी हाँ, इवोल्यूशनरी को फाइलोजेनेटिक सिस्टम भी कहा जाता है, जो कि उसमें ऑर्गेनिज्म जो है उनके इवोल्यूशनरी बेसिस के ऊपर, रिलेशन के ऊपर, जिसमें हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं या उसे अरेंज करते हैं। इन डीएनए मॉलिक्यूल द फॉलोइंग बेस पेयर्स आर प्रेजेंट, साइटोसिन एडेनाइन, एडेनाइन थाइमिन, एडेनाइन गुआनाइन, साइटोसिन थाइमिन। सो गाइस हमें मालूम है, बहुत ही इजी एमसीक्यू है, एडेनाइन के साथ जोड़ी किसकी होती है, हमेशा थाइमिन की, ATGC, ये आपको ध्यान में रखना है, ATGC, ठीक है, एडेनाइन हमेशा थाइमिन के साथ, और गुआनाइन हमेशा साइटोसिन के साथ, ठीक है, ATGC, और वो कौन सा ऑप्शन में दिया है यहाँ पे, बी ऑप्शन, इसलिए इसका आंसर आता है बी। Then in majority of dicots, the first stable product photosynthesis during the dark reaction is, डार्क रिएक्शन वाले तो केल्विन साइकिल और मोस्टली डाइकॉट्स में कौन सी होती है, केल्विन साइकिल, और जिसमें से पहला प्रोडक्ट होता है वो कौन सा होता है, 3PGA। देखो हमने पहले भी एक एमसीक्यू सॉल्व किया था, और जो होता है दैट इज सी ऑप्शन, दैट इज 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ऑक्जेलोएसिटिक एसिड जो होता है वो C4 साइकिल में होता है, ठीक है, मोनोलिन मोनोकॉट्स में होता है, और उसी के बाद ऑक्जेलोएसिटिक का मैलिक एसिड में कन्वर्जन होता है, और इसीलिए वो भी ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए इसका ऑप्शन आता है सिंपल सा एमसीक्यू सी ऑप्शन। द प्रोसेस ऑफ पेनिट्रेटिंग द ओवम इज मेनली, ठीक है, ये भी इजी एमसीक्यू है, केमिकली, ठीक है गाइस, जहाँ जब स्पर्म जो है ओवम के पास जाता है, जो वो क्या कहता है, वहाँ पे एक्रोसोमल रिएक्शन होती है, एंजाइम जो है वहाँ पे जो सीक्रेट होता है दैट इज हाइलोरानिडेज एंड एक्रोजिन जो है वहाँ पे सीक्रेट हो जाता है, उसमें रिएक्शन होती है, और जो स्पर्म सबसे पहले ये जो रिएक्शन रिएक्शन करने में सफल हो जाता है वही पेनिट्रेट करता है ओवम को, और ये जो पूरी प्रोसेस है वो कैसी है, केमिकली मैनेज होती है। मोटाइल जूस्पोर्स आर प्रोड्यूस इन, मोटाइल जूस्पोर्स इजी एमसीक्यू अगेन, पेनिसिलिन, बैसिलस, अमीबा, ये तीनों जो है, एक तो जूस्पोर्स ये आता है अलगी में, और ये चारों ऑप्शन में से यहाँ पे एक ही अलगी यहाँ पे दी है, दैट इज कैलामिडोमनास, ठीक है, मोस्टली क्लोरोफाइसी और फियोफाइसी में जो है मोटाइल जूस्पोर्स हमें देखने में मिलते हैं, ठीक है, अलोथ्रिक्स में मिलते हैं, और बाकी भी इसमें दिखते हैं, ठीक है। सो पेनिसिलिन जो है फंगा है उसमें हमें नहीं मिलते हैं, वहाँ पे जूस्पोर्स वही नहीं मिलेंगे, बैसिलस बैक्टीरिया है उसमें भी नहीं, अमीबा उसमें भी नहीं, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। द पर्सन इज ब्रीथिंग नॉर्मली इन अ रेस्ट, टेक्स इन एंड एक्सपेल्स अप्रॉक्सीमेटली हाफ लीटर ऑफ एयर ड्यूरिंग रिस्पिरेटरी साइकिल, दिस इज कॉल्ड एज, देखो नॉर्मली जब हम ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते हैं उसको कहते हैं दैट इज टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रीद इन एंड आउट, ठीक है, इनवॉलेंटरी इन ईच नॉर्मल ब्रेथ इज कॉल्ड एज टाइडल वॉल्यूम, और इसमें यही हमें पूछा गया है, जो कि मोस्टली होता है अराउंड 500 ml, ओके, 500 ml ऑफ जो एयर होता है एवरेज यंग अडल्ट में मोस्टली टाइडल वॉल्यूम जो है इतना पाया जाता है।
देन डीएनए रिप्लिकेशन अकर्स ड्यूरिंग। सो गाइस डीएनए एप्लीकेशन जो होता है मोस्टली हमने जो साइकिल पढ़ा है उसमें जो होते हैं 2 फेजेस, हमें मालूम है 3 फेजेस मोस्टली होती है इन्वॉल्व, दैट इज M1 फेज, M2 फेज एंड S फेज, दैट इज सिंथेसिस फेज। और इसके बीच में जो फेज आती है दैट इज इंटरफेज, जिसमें कि डीएनए जो है रिप्लिकेट होता है, डबल हो जाता है सिंथेसिस फेज के बाद, और जो किस में होता है ड्यूरिंग इंटरफेज होता है। ठीक है, द S फेज ऑफ द सेल साइकिल इज अ पीरियड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन वेयर द डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए दैट इज जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस। तो इसलिए इसका ऑप्शन आता है डी ऑप्शन। MAB stands for, so MAB it stands for Man and Biosphere Program। ठीक है, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम जो है वो 1971 में यूनेस्को ने लॉन्च किया था, जिसमें कि 14 प्रोजेक्ट्स थे वो कि फोकस कर रहे थे किसके ऊपर, द रिसर्च एंड ट्रेनिंग विथ इकोलॉजिकल अप्रोच टू स्टडी इंटर रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड द इन्वायरमेंट। ठीक है, मैन और इन्वायरमेंट जो रिलेशन होता है एक दूसरे से इकोलॉजिकली, वो वहाँ पे स्टडी करने के लिए यूनेस्को ने 1971 में मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम जो है अरेंज किया था। ठीक है, तो बहुत ही ये थोड़ा सा हटके एमसीक्यू था। मोस्टली नीट में हर साल जो है ऐसे 3 से 4 क्वेश्चन जो है हटके पूछे जाते हैं। द नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स आर डिकम्पोजर। सो डिकम्पोजर जब भी वर्ड आता है तो सबसे पहले आपके आंखों के सामने क्या आना चाहिए, आपके आंखों के सामने आना चाहिए दैट इज फंगाई। लेकिन कुछ कुछ बैक्टीरिया जो है वो भी जो है हेल्प करते हैं इन अ डिकम्पोजिशन। टेरिस जो है टेरिडोफाइट से, जिसका किसी से भी लेना देना नहीं, जिसका किसी भी डिकम्पोजिशन प्रोसेस से लेना देना नहीं है, तो इसलिए इसका ऑप्शन आता है बोथ बी एंड सी। देन पार्थिनोकॉर्पी इज इंड्यूस्ड बाय, सो पार्थिनोकॉर्पी जो है विच इज इंड्यूस्ड बाय मोस्टली बाय ऑक्सीन। जी हाँ, ऑक्सीन जो है मोस्टली पार्थिनोकॉर्पी इंड्यूस करता है, जिसमें कि जो अनफर्टिलाइज ओवरी जो होती है वो जो है फ्रूट में डायरेक्टली जो है कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट एमसीक्यू, 8, 9, 10 ribs are known as false ribs because their external portions are attached to। so guys 8, 9, 10 जो है उसे false ribs क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके एक्सटर्नल पोर्शन जो है वो किससे जुड़े होते हैं, कॉस्टल कार्टिलेज ऑफ 7th rib। ठीक है, इज एमसीक्यू अगेन। then mechanical tissue consisting of living cell is, so mechanical tissue consisting of living cell जो आता है वो मोस्टली आता है कोलेन कायमा। जी है, ये इलोंगेटेड सेल्स से बना होता है विथ इरेगुलरली थिकेंड वॉल, जो कि क्या करता है ग्रोइंग रूट्स और लीव्स को क्या है स्ट्रक्चरली सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और इसमें जो सेल्स होते हैं वो किस लिए होते हैं, लिविंग होते हैं गाइस। ठीक है, तो इसलिए इसे मैकेनिकल टिश्यू कहा जाता है। सो इट्स ऑप्शन इज बी, कोलेन कायमा। नॉस्टॉक, एनिबाइना, ये सब क्या होते हैं, इट्स अ टाइप ऑफ ब्लू ग्रीन अलगी। ठीक है, नॉस्टॉक, एनिबाइना ये सब जो टाइप है किसके हैं, ये टाइप होते हैं ब्लू ग्रीन अलगी के, ना कि ग्रीन येलो अलगी रेड अलगी। ठीक है, अगर आपको ऐसे एग्जांपल्स में जब कंफ्यूज होता है, सो गाइज मैंने ऐसा कंफ्यूज ना हो इसलिए आपके लिए हमेशा क्या क्या बनाए रखा है, शॉर्ट ट्रिक्स बनाए रखी है, जिसकी लिंक मैंने नीचे दी है, वो भी आप देख सकते हो। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू, सम ब्लू ग्रीन अलगी कैन बी यूज्ड एज द बायो फर्टिलाइजर्स एज दे आर। सो ब्लू ग्रीन अलगी क्या करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है, और नाइट्रोजन फिक्सेशन करने से क्या होता है, सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, तो इसीलिए उसे बायो फर्टिलाइजर के लिए यूज किया जाता है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन आता है ऑप्शन डी। अ गुड एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर विच इम्प्रूव फॉस्फोरस अपटेक। ठीक है, सो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का कौन सा इतना अच्छा एग्जाम्पल है जो क्या करता है कि विच इम्प्रूव योर फॉस्फोरस अपटेक। ठीक है, सो ऑप्शन है वैम फंगा, राइजोबियम, एजोस्पिरुलम एंड नन ऑफ दिस। सो इसमें जो ऑप्शन आता है दैट इज ए ऑप्शन, दैट इज वैम फंगा, बिकॉज इन इंडोसाइटिक माइकोराइजा फंगल हाइपी जो है प्रेजेंट होती है इनसाइड द कॉर्टेक्स एंड विच इज एक्ट एज अ बायो फर्टिलाइजर्स। ओके गाइस, और वो बायो फर्टिलाइजर से एक्ट करती है वो ऑर्गेनिकली, जिसमें कोई भी ऑर्गेनिक जो है इन्वॉल्व नहीं होता है, और फॉस्फोरस अपटेक के लिए वो बहुत ही अच्छे से हेल्प करती है, और इसीलिए इसे मोस्टली कहा जाता है वेसिकुलर एर्बेस्कुलर माइकोराइजा। ओके, माइकोराइजा जो है वो रिलेशन होता है फंगाई का ट्री के साथ, रूट्स ऑफ ट्री के साथ। देन ड्रग्स दैट कैन कॉज इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट। तो इसका जो ऑप्शन है इसमें ऑप्शन क्या दिया है, ट्रैंक्विलाइजर्स, सेरोटोजिन्स, ओपिएट्स एंड निकोटीन। तो इसका ऑप्शन आता है ऑप्शन डी गाइस। ठीक है, निकोटीन जो होता है वो स्टिमुलेट्स करता है
एड्रिनल ग्लैंड को जो कि रिलीज करते हैं एड्रिनालिन एंड नॉन एड्रिनालिन, जो कि ब्लड सर्कुलेशन में जाने के बाद क्या करते हैं, ये ब्लड प्रेशर जो है इंक्रीज करते हैं, और इसी की वजह से क्या होता है, हार्ट रेट जो है हमारा क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। देन वाई विच पार्ट वुड बी द मोस्ट सुटेबल फॉर रेजिंग वायरस फ्री प्लांट्स फॉर माइक्रो प्रोपेगेशन, इनमें से नीचे दिए वाला कौन सा जो प्लांट है विच इज मोस्टली सुटेबल है फॉर माइक्रो प्रोपेगेशन, बार्क, वेसिकुलर स्टेम, मेरिस्टेम, नोड। सो ऑब्वियस आंसर इसका मेरिस्टेम है, क्योंकि इस मेरिस्टेम के रीजन में जो सेल्स होते हैं वो क्या फ्रिक्वेंटली क्या होते जाते हैं, डिवाइड होते जाते हैं गाइस, ठीक है। तो इसीलिए इसमें कोई भी इन्फेक्शन के चांस नहीं होते हैं, तो इसीलिए ये जो है हम वायरस फ्री प्लांट के लिए माइक्रो प्रोपेगेशन के लिए यूज कर सकते हैं। इसीलिए स्टेम के अपाइकल पार्ट में जो है मोस्टली फंगल इन्फेक्शन नहीं होता है। देन टोटल नंबर ऑफ लोब्स एंड alveoli प्रेजेंट इन बोथ ऑफ द लंग्स ऑफ मैन आर, इन बोथ द लंग्स ऑफ मैन, मतलब दोनों लंग्स में कितने टोटल लोब्स होते हैं और एल्विलाई होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना भी उतना इंपॉर्टेंट होता है गाइस। सो 17 एंड 30 मिलियन रिस्पेक्टिवली, 5 एंड 300 मिलियन रिस्पेक्टिवली, 19 एंड 300, देन 18 एंड 300 लैक्स। सो गाइज यहाँ पे आप देखोगे तो दोनों लंग, हमारा राइट लंग जो है उसमें वो 3 लोब्स जो है उसमें डिवाइड होता है, ठीक है, और हमारा लेफ्ट लंग जो है वो 2 लोब्स में मोस्टली डिवाइड होता है। सो 3 और 2 कितने हुए, 5 लोब्स, और इसी में आपका आंसर आ जाता है। अगर आपको एल्विलाई का नंबर भी नहीं मालूम है और आपको एल्विलाई का नंबर आप पता चल गया, दैट इज 300 मिलियन इन अ बोथ लंग्स, तो इसलिए इसका ऑप्शन आता है ऑप्शन बी। देन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स डू नॉट हैव अ डक्ट, सो गाइस कौन सी ग्लैंड होती है जिसे डक्ट नहीं होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और इनमें से नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड है, दैट इज योर एड्रिनल ग्लैंड, ऑप्शन डी। देन एनालाइज द पेडिग्री चार्ट ऑफ द फैमिलीज ए एंड बी गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। मैं यहाँ पे फैमिली ए का जो है डायग्राम हमें दिया गया है, पेडिग्री चार्ट दिया गया है, फैमिली बी का पेडिग्री चार्ट दिया है। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है, इन अ फैमिली ए बोथ पेरेंट्स आर होमोजाइगस एंड रिसेसिव, ओके। अब अगर यहाँ पे देखो उनके हिसाब से फैमिली ए में बोथ द पेरेंट्स अगर होमोजाइगस और रिसेसिव होते तो वो दोनों भी कैसे होने चाहिए थे, 100% डिसीज होने चाहिए थे, और उनकी प्रोजेनी जो है वो सारी 100 के 100% जो है डिसीज होने चाहिए थी, इसीलिए ए ऑप्शन यहाँ पे कट हो जाता है। देन इन फैमिली बी बोथ द पेरेंट्स आर होमोजाइगस एंड डोमिनेंट, देखो यहाँ पे होमोजाइगस और डोमिनेंट दोनों इसमें होते हैं, तो इसके सारे जो प्रोजेनी है फैमिली बी के वो सारे भी कैसे होने चाहिए थे, अफेक्टेड होने चाहिए थे, तो इसीलिए इसका ऑप्शन बी भी नहीं आता है। देन थर्ड ऑप्शन उन्होंने दिया है, इन अ फैमिली बी बोथ द पेरेंट्स आर हेटेरोजाइगस एंड रिसेसिव। सो गाइज अगर फैमिली बी में बोथ द पेरेंट्स आर हेटेरोजाइगस होते और रिसेसिव होते तो उनकी जो मोस्ट ऑफ द प्रोजेनी होने चाहिए थी वो मोस्टली जो है सारी जो है अफेक्टेड नहीं होने चाहिए थी, मतलब 50-50% उसमें से चांसेस होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे 80% चांसेस है, तो उसमें सी ऑप्शन भी नहीं आता है। देन लास्ट ऑप्शन आता है, इन अ फैमिली ए बोथ द पेरेंट्स आर हेटेरोजाइगस एंड रिसेसिव, ओके। सो यहाँ पे जो देखो यहाँ पे आप बहुत ही क्लियरली देख सकते हो कि अगर फैमिली में बोथ द पेरेंट्स हेटेरोजाइगस होते हैं तो इसी की वजह से इनमें से जिन प्रोजेनी में रिसेसिव जो है वो एक्सप्रेस होनी है, बोथ रिसेसिव पेरेंट्स से आई हुई जीन है उनमें जो एक्सप्रेस होती है, तो वही जो है यहाँ पे क्या होते हैं, अफेक्ट होते हैं, और बाकी में जो है डोमिनेंट गई वो अफेक्ट नहीं होते हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन आता है ऑप्शन डी। देखो आप अगर एनालिसिस कर से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आराम से आप ऐसे क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में ऐसे क्वेश्चंस मोस्टली जो है पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। Wings of insects and birds are analogous. Wings of insects and bats show convergent evolution. Wings of insects and birds are homologous. Then wings of bats and forelimbs humans show divergent evolution. So guys, mostly यहाँ पे आप देखोगे तो सी ऑप्शन जो है विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स आर होमोलॉगस जो है वो बिल्कुल भी इनकरेक्ट नहीं है, ठीक है। हमें पूछा गया है इनकरेक्ट कौन सा है।
सो विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स और बर्ड जो है वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। दोनों का काम है कि लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर होता है इंसेक्ट्स और बर्ड का, विंग्स का, वो अलग अलग होता है। वो हेटेरोजाइगस होते हैं, होमोजाइगस बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो आता है ऑप्शन सी। So guys, which of the following is the correct state of micronutrients for plants? So guys, micronutrient जो होते हैं मोस्टली 16 एलिमेंट जो है वो इसेंशियल होते हैं फॉर प्लांट्स। उसमें कौन कौन से आते हैं? उसमें मोस्टली आते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर, देन आता है मैग्नीशियम, कैल्शियम, फेरस, कॉपर, बोरॉन, जिंक, मैंगनीज, मोलिब्डेनम, क्लोरीन। और ये जो है इनमें जो है ये दो इसमें क्लासीफाई हो चुके हैं मोस्टली माइक्रो एलिमेंट्स एंड माइक्रो एलिमेंट्स। और जो मोस्टली इसका जो आंसर आता है तो इसी की वजह से आता है, दैट इज माइक्रो एलिमेंट्स और ट्रेस एलिमेंट्स कौन से होते हैं इसमें से होते हैं दैट इज फेरस, कॉपर, बोरॉन, मैंगनीज, मोलिब्डेनम, क्लोरीन। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इसमें कौन से होते हैं दैट इज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, पोटेशियम, देन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। सो गाइस, हमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेट ऑफ माइक्रोम, ठीक है। माइक्रो पूछा गया है तो माइक्रो मैंने कौन से बोला था दैट इज कॉपर, फेरस, जिंक, बोरान एंड मैग्नीज। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या आता है ऑप्शन बी। देन कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड इन द फॉर्म ऑफ द बॉडी इज एमसीक्यू है, किसमें बायकार्बोनेट के फॉर्म में जो है मोस्टली ट्रांसफर होता है। जी हाँ, 70 to 75% जो है बायकार्बोनेट के फॉर्म में जो है मोस्टली ट्रांसफर होता है। और कुछ जो है रिमेनिंग 20 to 30% दैट इज कार्बाइनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में जो होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है। और बाकी जो कुछ भी 8 to 10% बचता है वो प्लाज्मा में डिजोल्व होकर जो है ट्रांसपोर्ट होता है। तो मोस्टली किससे होता है बायकार्बोनेट से होता है, इसलिए इसका ऑप्शन आता है ऑप्शन डी। Then oogenesis comprises of multiplication phase, growth phase, maturation phase and all of the above. So guys, इसका ऑप्शन आता है mostly all of the above, क्योंकि तीनों जो है इसमें phases होते हैं, multiplication phase, growth phase and maturation phase. Then in a free living nitrogen fixation cyanobacterium which can also form a symbiotic association with water, fern, azolla, ठीक है। तो इसमें से उन्हें पूछा गया है कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन कौन फॉर्म करता है, तो फ्रेश वाटर में मोस्टली एजोला जो है वो हैबर्स करता है मोस्टली टू एनेबाइना, ठीक है। एनेबाइना मतलब क्या, ब्लू ग्रीन अलगी का टाइप है जो कि लीफ कैविटीज में मोस्टली पाया जाता है, ठीक है। और जो इसमें जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए ये हेल्प करता है, ठीक है। इसीलिए जो है एनेबाइना के साथ जो है ये पाया जाता है। देन क्लोरेला इज कॉज बाय, क्लोरेला जो है वो कॉज होता है ड्यू टू बैक्टीरियम, जो कि कौन सा बैक्टीरियम दैट इज विब्रियो कॉलरी, ठीक है। विब्रियो कॉलरी जो है इसकी वजह से कॉलरा जो होता है, जिससे क्या होता है सीवियर वाटरी डायरिया जो है मोस्टली दिखता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन आता है ऑप्शन बी। देन प्लांट दैट ग्रो ऑन सलाइन सॉइल्स, इसमें आंसर आ गया गाइस, विच हैज अ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaCl, MgSO4 देन MgCl2 आर कॉल्ड एज। सो गाइस, जो सलाइन या सॉइल में आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं हैलोफाइट्स, इसलिए इसका ऑप्शन आता है ऑप्शन डी, सॉरी। देन 39 ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्टैनली कोहेन, हर्बर्ट बॉयर आर करेक्ट एक्सेप्ट, ठीक है। They discovered recombinant DNA technology and this marked the birth of modern biotechnology. जी हाँ, करेक्ट है। Then they produced first healthy clone shipped Dolly from differentiated adult and mammary cells. ये गलत है, ठीक है यहाँ पे। Then they invented genetic engineering by combining piece of foreign DNA containing gene from bacterium with the bacteria E. coli plasmid using the enzyme restriction endonuclease. ये सही है। Then they isolated antibiotic resistant gene by cutting out the pieces of DNA from plasmid which was responsible for conferring antibiotic resistance. So guys, यहाँ पे जो आता है दैट्सली बी ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि स्टैनली कोहेन और हर्बर्ट बॉयर ने डॉली जो है वो प्रोड्यूस नहीं की थी फ्रॉम डिफरेंशिएटेड अडल्ट मेमोरी सेल। जी हाँ, उन्होंने नहीं की थी। ये जो है वो किसने क्लोन की थी, इयान विल्मट नाम के साइंटिस्ट ने विथ काइथ कैम्पबेल, जी हाँ, रोसलिन इंस्टीट्यूट में जो कलीग्स थे उनके साथ इन्होंने डॉली जो है सिप जो है जेनेटिकली मॉडिफाई की थी। तो इसलिए इसका इनकरेक्ट ऑप्शन आता है वो आता है बी। देन इन मेल कॉकरोचेस स्पर्म्स आर स्टोर्ड इन विच पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो गाइस, मोस्टली स्पर्म जो है कॉकरोचेस में कहाँ क्रिएट होते हैं,
इन अ टेस्टिस, जी हाँ टेस्टिस में क्रिएट होते हैं, लेकिन जब वो मैच्योर हो रहे होते हैं ये वासा डिफरेंशिया से सेमिनल वेसिकल्स में आके जो है स्टोर हो जाते हैं, जहाँ पे ये क्या होता है एक दूसरे से स्टिक हो जाते हैं और उसमें क्या फॉर्म होता है, स्पर्मेटोफोर्स जो है फॉर्म होते हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन आता है ऑप्शन ए। देन विच पेयर ऑफ स्ट्रक्चर्स डिस्टिंग्विश नर्व सेल्स फ्रॉम अदर सेल्स, वैक्यूल्स एंड फाइबर्स, न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया। जी हाँ, नर्व सेल्स अदर सेल्स से क्यों डिफरेंट होती है, क्योंकि उसमें क्या होते हैं पेरिकायरॉन, दैट इज सेल बॉडी, एंड डेंड्राइट्स। Amniocentesis is used for determining heart disease, brain disease, the hereditary disease of embryo and all of the above. So guys, amniocentesis किस लिए carried जाता है, amniocentesis मोस्टली सोमैटिक सेल जो है वो जो अमाइनो इसमें होती है, अमाइनो सैक में होती है, ठीक है, वो जेनेटिक हेरिडिटरी डिसीज जो एम्ब्रियो में अगर आ सकते हैं उसके डिस्कवरी के लिए जो है मोस्टली किया जाता है। और जैसे कि जेनेटिक डिसीज होते हैं डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए ये जो है यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसे हम कायरोप्टेरिक स्टडीज़ भी कहते हैं ऑफ सोमैटिक सेल्स। तो ये मोस्टली जो है अमाइनो सैक में जो है मोस्टली ज़्यादा इसमें मिलती है, जिससे हम क्या फ्यूचर में बेबी को कौन सा डिसीज होने की संभावना है ये गेस कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन मेटाबॉलिक एनालिसिस, इंजाइमेटिक एनालिसिस, ठीक है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन आता है ऑप्शन सी। Then which one of the following process occurs inside the nucleus during protein synthesis in eukaryotic cell? So guys, कौन सा होता है कि प्रोसेस इनसाइड न्यूक्लियस होती है प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान इन यूकैरियोटिक सेल्स। सो गाइज यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान न्यूक्लियस में कौन सी फेज होती है, ठीक है, जो एमआरएनए जो है सबसे पहले प्रोड्यूस होता है, लेकिन एमआरएनए बनने से पहले जो पहला जो ट्रांसलेशन जो स्ट्रक्चर बनता है जिसे क्या हम कहते हैं HNRNA, हेटेरोजेनस न्यूक्लियर RNA, जिसमें भी बहुत सारे इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स होते हैं और जिसे हम क्या करते हैं फिर मॉडिफाई करते हैं, जिसकी वजह से वो ट्रांसफर हो जाता है इन mRNA। जी हाँ, उसके ऊपर जो प्रोसेसिंग होती है जिसके ऊपर हम उसमें से एक्सॉन सेंट्रॉन जो है मोस्टली जो है निकाल देते हैं, ठीक है, और उसे मॉडिफाई करते हैं और उसके ऊपर और सारी प्रोसेसिंग करते हैं, अमाइलेशन करते हैं। तो वो किस में करते हैं हम, प्रोसेसिंग ऑफ HRNA, और वो किस में होता है इन न्यूक्लियस। The simplest of all nutrient cycles operating in an ecosystem is called as, the simplest of all nutrient cycle कौन सी होगी सिंपलेस्ट, ठीक है, फॉस्फोरस साइकिल। जी हाँ, फॉस्फोरस साइकिल जो है बाकी साइकिल से अलग है, क्योंकि फॉस्फोरस के लिए जो है मोस्टली कोई भी टेम्परेचर नहीं लगता है, कोई भी प्रेशर नहीं लगता है, वो अपने आप जो है मोस्टली जो है सॉइल में प्लांट के थ्रू जो है मोस्टली डिपॉजिट होते जाते हैं, और वो जो है सॉइल से रॉक से प्लांट से बर्ड्स में इजीली जो है ट्रांसफर हो जाते हैं। कोई भी मीडियम प्रेशर टेम्परेचर इसके लिए नहीं लगता है, तो इसलिए ये इजीएस्ट साइकिल मोस्टली मानी जाती है। The proximal and distal convoluted tubules are the parts of, so proximal and distal convoluted tubules are the parts of, किसके पार्ट होते हैं गाइज, नेफ्रॉन के पार्ट होते हैं, ठीक है। proximal convoluted tubule, distal convoluted tubule, then loop of Henle, then descending and ascending limbs of loop of Henle, ये सारे किसके पार्ट है, कलेक्टिंग डक्ट, नेफ्रॉन के पार्ट है। सो गाइज हमारे 45 क्वेश्चन जो है यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है यहाँ पे मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ गाइज, ठीक है। तो जब तक मैं सेकंड रिकॉर्डिंग करके सेकंड पार्ट में यूट्यूब में डालने वाला हूँ तो एडिटिंग की ज़रूरत ना पड़े मुझे, इसलिए यहाँ पे जो ये फर्स्ट पार्ट जो है मैं यहाँ पे जो रुक रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो अब तक के सोल्यूशन पसंद आई हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू बायो कट्टा, और सेकंड हाफ की जो लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी वाली है, तो वहाँ पे जाके आप सेकंड क्वेश्चन जो सेकंड पार्ट जो है इस टेस्ट का वहाँ पे देख सकते हैं। सेकंड पार्ट के सारे सॉल्यूशन जो है उसमें हमने दिखाए हैं। सो गाइज हमारे ऐसे ही नीट के लिए जो है हमने बहुत ही अच्छे तरह क्विक रिवीजन सीरीज जो है स्टार्ट की है, उसकी लिंक भी मैंने नीचे दी है। उसके साथ ये जो नीट में जो क्वेश्चंस आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट MCQ सीरीज वो भी हमने चालू की है फॉर नीट 2020, तो उसकी लिंक भी मैंने नीचे दी है, वो भी आप देख सकते हैं। तो तब तक मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।